आइए दोस्तों, अब हम गुप्त साम्राज्य के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त वंश का राजा हुआ। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी था। इसने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रमांक और पराक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित हैं। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधियां प्रदान की गई हैं। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक, विदेश मंत्री तथा राजकवि हर्षेल ने प्रयाग प्रशस्त की रचना की। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहयान नामक चीनी यात्री भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार तथा स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। यानी गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया। सुदर्शन झील के निर्माण और उसके जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पुष्पगुप्त अधिकारी था और शासक रुद्रदामन था। अशोक तुषास्क अधिकारी था, शासक स्कंदगुप्त और चंद्रपालित उसके अधिकारी थे। यानी शासक और अधिकारी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का अधिकारी पुष्पगुप्त था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी पुष्पगुप्त था। अशोक का अधिकारी तुषास्क था। रुद्रदामन का अधिकारी सुविशाख था और स्कंदगुप्त का अधिकारी चक्रपालित था। यानी जो सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया, मौर्य शासकों और गुप्त शासकों ने मिलकर करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन सभी का योगदान सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार में है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को देश, अवन्य अथवा भुक्त कहते थे। भुक्त के शासक को उपरिक कहते थे। सीमांत प्रदेशों के शासक को गोप्ता कहते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु अर्घट या रहट घटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ओशनस स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जात के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इनका राज चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इस बिंदु को याद रखते हैं दोस्तों। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अजंता में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरि निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
गुप्तकालीन मंदिर देख लेते हैं। मंदिर और स्थान विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नशना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। अब आइए दोस्तों वर्धन वंश के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली पंजाब हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूत ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्मन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन के समय हूणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हूणों के विरुद्ध अभियान पर गया। उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन ने सत्ता ग्रहण की। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गरुड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष के सिंहासनरोहण अर्थात 606 ईस्वी से हर्ष संवत का प्रारंभ माना जाता है। हर्ष ने 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्षवर्धन सूर्य शिव और बौद्ध धर्म का उपासक था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन करता था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। 643 ईस्वी में एक चीनी दूत मंडल हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। वेनसांग ने 6ठे महामोच परिषद में हिस्सा लिया था। वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। हुइली ने वेनसांग की जीवनी लिखी। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहा जाता था। यानी हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक ऊपर एक राजस्थानी अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। भुक्ति विषय में विभाजित था जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय पाठकों आधुनिक तहसीलों में विभाजित था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामा छपटलिक कहलाता था। गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश पर्वती गुप्त मगध में था। प्रमुख शासक महासेन गुप्त थे। पुष्यभूत अथवा वर्धन वंश थानेश्वर में था। इसके प्रमुख शासक पुष्यभूत प्रभाकर वर्धन राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। मैत्रक वंश वल्लभी में था। प्रमुख शासक भट्टारक धर्मसेन चतुर्थ थे। मौखरी वंश कन्नौज में था। प्रमुख शासक हरिवर्मा ईशान वर्मा और सर्ववर्मा थे। गौड़ वंश अथवा चंद्रवंश बंगाल में था जिसका प्रमुख शासक शशांक था।